साहब, स्थानीय विधायक गौतम साहब, अलकले साहब, खान सिंह साहब और इस सभा में जितने हमारे साथी बैठे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। बधाई इस बात के लिए कि कम से कम देर ही सही दुरुस्त सही कि न्यायालय परिसर में कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की शुरुआत हुई, तो इसलिए आप सबको बधाई, शुक्रिया इसलिए कि आपने मुझे बुलाया यहाँ और लर्नेड एडवोकेट्स के बीच में बात अपने विचार साझा करना, बातचीत करना एक अपने आप में एक अनूठा, एक बेहतरीन अनुभव है। तो पिछले 10-12 दिन में आपसे 3 बार मिल रहा हूँ। पहली बार मैं रोहिणी कोर्ट में 30 हजारी कोर्ट में मिला था और दूसरी बार रोहिणी कोर्ट में और आज आपके बीच यहाँ हूँ। इसलिए वाकई मैं आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं इतिहास का छात्र हूँ और इतिहास पढ़ता हूँ और थोड़ा बहुत लिखता हूँ और रोजगार के लिए मैं पढ़ाता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास का शिक्षक हूँ, 20 वर्षों से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वकील में और इतिहास पढ़ाने वालों में एक समानता है इतिहास पढ़ने वालों में, क्योंकि हम सब लोग तर्क करते हैं। आप अपने केस में तर्क करते हैं और हम अपने विषय में तर्क करते हैं और हमारा सब्जेक्ट ही वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट 5 पॉइंट से शुरू होता है। हम भी क्लास में यही शुरू करते हैं। तो हमारे और आपके बीच एक समानता है। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ से लेकर पटना तक और भारत के कई शहरों में मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे स्टूडेंट और मेरे साथी और मेरे सीनियर वकील हैं, जज हैं। तो मैं कई बार उनके साथ रहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक केस लड़ना अपने आप में एक मैटर एक एमफिल डिसर्टेशन के बराबर होता है। जैसे एमफिल डिसर्टेशन हम करते हैं तो जितना आर्गुमेंट और जितने पेजेस तैयार करते हैं तो एक मुकदमा भी उसी तरीके से होता है। तो चलिए हमारे आपके बीच एक नैसर्गिक, एक नेचुरल समानता है। बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मुझे लगता है कि देश और व्यवस्था को चलाने के लिए सिर्फ राज सत्ता, संसद और विधानसभा और पुलिस और सेना और डंडे की जरूरत नहीं होती है। देश और समाज को बुद्धिजीवी भी चलाते हैं और उसमें संस्थाओं की भूमिका होती है, उसमें आप जैसे लोगों इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका होती है और इंटेलेक्चुअल्स में वकील आते हैं, पत्रकार होते हैं और जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो सारे बुद्धिजीवी होते हैं जो रोज अपने विचारों के द्वारा पठन पाठन करके, आर्टिकल लिखकर, विमर्श नया पैदा करके वो समाज और राज सत्ता को नियंत्रित करते हैं। थोड़ा सा आप पीछे चलें, 100 साल क्या 70 साल पीछे लेकर चल रहा हूँ कि अगर आप आज़ादी के पूरी जो लड़ाई है, जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके अगर पूरे सामाजिक जो उनके पूरे लीडर्स थे उनके सामाजिक स्थिति का अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से ज्यादातर वकील ही थे। चाहे गांधी रहे हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे अम्बेडकर रहे हो, चाहे जो भी रहे हो, आकर देखें तो जितने बड़े नेता थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सब वकील थे। इसलिए पहले अपने लिए ताली बजाइए कि वकीलों ने, बैरिस्टरों ने इस देश में एक नया राष्ट्र को जन्म दिया। लेकिन एक बात ये भी सच है कि आपके बीच जो अंतर विरोध थे, जो वैचारिक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट थे, उसकी वजह से नए राष्ट्र का भी जन्म हुआ, पाकिस्तान भी बना। जिन्ना साहब भी वकील ही थे। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य है हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और सोचने वाले लोग हैं। व्यवसाय के लिए आप वकालत करते हैं और रोजी रोटी के लिए मैं भी पढ़ाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप कोट पहन के वकालत करते हैं तो अपने लिए वकालत करते हैं, लेकिन जिस दिन आप कोट उतार के वकालत करते हैं उस दिन समाज और देश की वकालत करते हैं। उस दिन दुनिया की पूरी क्रांति उठा के देखिए, दुनिया बदल चुकी है, क्रांति हो जाती है। तो ये समझना है, हमें देखना है कि भाई गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोगों ने कोट उतार के राजनीति की, तब हम अंग्रेजों से लड़ पाए। और आज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि देश के बड़े नामी गिरामी जो वकील है वो कोट पहन के ही राजनीति कर रहे हैं, तो उसका जो हश्र है हम सब देख रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप सब बखूबी जानते हैं कि एक सांसद बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए कभी इस पार्टी से उस पार्टी और तमाम जगह लोग घूमते रहते हैं और किस तरह से एक मनी मिंटिंग मशीन की तरह बन चुके हैं लोग। तो ये समझने की थोड़ा सा जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि आज़ादी की अभी दूसरी लड़ाई बाकी है, आपको कोट उतारने की जरूरत है। साथियों, कहते हैं कि बुद्धिजीवी का क्या काम होता है?
ठीक है, सब लोग काम करते हैं और जीने के लिए तो थोड़े पैसे चाहिए, लेकिन बुद्धिजीवी का सबसे पहला काम होता है वो सवाल करना। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर देख लीजिए, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से पिछले 26 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और कहते हैं कि विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं, लेकिन आज जाके देखिए हालत इतनी खराब है कि जहाँ पे लोग कुछ हर समय ये सोचते रहते हैं कि कहीं हमारे मुंह से या हमारी कलम से वैसी बात न निकल जाए कि हमारे प्रिंसिपल साहब, चाहे वाइस चांसलर साहब, चाहे मंत्री जी नाराज हो जाए। उसी वही हालत अमूमन हर जगह देखने को मिल रही है। और जिस दिन आप ये सोचना शुरू करेंगे उस दिन वाकई हमारे समाज का नेता मैं कह रहा हूँ, मैं एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं कह रहा हूँ, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन समाज का हमारा नेता पॉलिटिशियन ही होगा, और हम लोग मनीषी जो इंटेलेक्चुअल से उनके मजदूर होंगे उनके लिए काम करें। तो एक बार इसमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। बहरहाल मैं अपने विषय पे आता हूँ। आज डॉक्टर अम्बेडकर की 126वीं जयंती आप मना रहे हैं, और मुझे लगता है और ये सवाल हमसे पूछा जाना चाहिए, हम सब लोगों को जवाब तलाशना चाहिए कि आखिर हम किसी व्यक्ति की जयंती क्यों मनाते हैं। रोज हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं इतिहास में और समाज में जिनकी हम जयंती मनाते हैं, और सब काम लोग छोड़ के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कि इसका जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना हो तो पढ़ने के लायक कुछ लिख जाओ या लिखने के लायक कुछ कर जाओ। और आप यकीन मानिए कि अम्बेडकर ये दोनों का ब्लेंड थे। उन्होंने पढ़ने के लायक लिखा भी, अभी उनकी पूरी रचना प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन जितनी प्रकाशित हुई है वो 23 मोटे मोटे खंड में है, आप देख सकते हैं। और उन्होंने जो किया वो आज शोध का विषय है। दुनिया में तमाम जगह अम्बेडकर के डिफरेंट डायमेंशन पे, उनके डिफरेंट इश्यूज पे, पर्सनालिटी के डिफरेंट शेड्स पे दुनिया भर में तमाम जगह रिसर्च हो रहा है। साथियों, आज मैं विद्वत समाज के बीच बोलने आया हूँ, इसलिए मैं आज कोई पॉलिटिकल चार्जेस की बात नहीं करूंगा। मैं वैसे कोई हेवी लोडेड और खाली जो जनसभाओं में जनरली लोग बात करते हैं वो बात नहीं करूंगा। मैं फैक्ट के बेसिस पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर अम्बेडकर जयंती के मनाने के क्या मायने हैं। क्या ये गले में माला और विचारों पे ताला तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आज भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चल रहा है, कई सभाओं में हम लोग भी जा चुके हैं। तो एक तरह का ट्रेंड हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप जयंती मनाइए, खूब फूल माला चढ़ाइए, लेकिन जो लिख और पढ़ के गए उससे बात मत करिए, उस पर बात मत कीजिए। उनके विचारों पे चर्चा ना हो, उनके विचारों पे चर्चा ना हो, उन पे तार्किक बहस नहीं हो। इसलिए ये एक ट्रेंड दिख रहा है कि आप अम्बेडकर को भगवान बना के पूजे, भजन कीर्तन करें और पूजा पाठ करें। साथियों, मेरा आग्रह है कि जिस दिन आप डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान बनाती है उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की हत्या हो जाएगी। उस दिन जो पूरा पर्पस है उनका डिफीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को भगवान बनाते हैं तो भगवान के पास तो फिर श्रद्धा और भक्ति होती है, फिर आंख पे पट्टी बांध लेते हैं तो उन्होंने क्या कहा, क्या बोला, उसकी कभी समीक्षा नहीं होती है। तो याद रखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर को एक इंसान के रूप में ही देखने की जरूरत है। उनकी कमियां और अच्छाइयां दोनों का विश्लेषण करने की जरूरत है। और जब आप ये विश्लेषण करेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हर समय टॉर्च लेकर आपको दिशा दिखलाएंगे और आपको अपनी दशा बताएंगे। क्योंकि एक इंसान जिस समय जो करता होता है, जो बोलता है या जो लिखता है, वो अपने समय का उत्पाद होता है। उस समय परिस्थितियां कुछ और होती हैं, उसी परिस्थिति के संदर्भ में वो इंसान लिखता है या बोलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने में या गांधी जी के ज़माने में वो इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था, तो उनसे अगर ये सवाल पूछे कि डॉक्टर अम्बेडकर इस पे क्यों नहीं लिखते, तो ये हमारी मूर्खता हो। तो एक व्यक्ति को उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही समझने की जरूरत है। इसलिए साथियों, मैं 2-4 कोट्स डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण से मैं आपके बीच में रखूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं, इसका सोल्यूशन भी आप जैसे जो विद्वत लोग हैं, जो बैरिस्टर्स, जो लॉयर हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनको तलाशना है। पिछले वर्ष 2015 में डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी और भाषण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लंबा भाषण संसद में हुआ था और पूरे जगह सालों भर कार्यक्रम पूरे देश में होते रहे। और अगर डॉक्टर मोदी जी के भाषण को उठाकर आप देखें, अगर पूरा भाषण पढ़ें तो उसमें एक दिलचस्प बात हमको नजर आई। उन्होंने कहा
कि अंबेडकर की महत्ता ये है, उनका महत्व ये है कि किसी को अपने पक्ष में आर्गुमेंट करना हो तो भी डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हैं, किसी को किसी के खिलाफ में अगर कोट करना हो, आर्गुमेंट करना हो, तो डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट करते हैं। और तमाम लोग एक ही केस में चार पार्टी चारों बार कोट करता है, लेकिन सब अंबेडकर को ही कोट करता है। ये है डॉक्टर अंबेडकर की महत्ता। लेकिन एक बात उन्होंने कहा जिससे मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। वो परेशानी की बात ये थी कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ, संविधान धर्म ग्रंथ नहीं, ये एक मॉडर्न दस्तावेज है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और वैसा डॉक्यूमेंट है कि जो आपको सब्जेक्ट से सिटीजन बनाता है, जो आपको प्रजा से नागरिक बनाता है, ये समझना चाहिए। और धर्म ग्रंथ पे अगर चर्चा करेंगे तो दिन भर हम लोग बहस करने के लिए तैयार है। धर्म ग्रंथ अगर होते तो इतने सारे संशोधन उसमें नहीं हुए। इसका मतलब संविधान एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें समय और परिस्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन की गुंजाइश छोड़ी गई है। साथियों, आप टेक्निकल बात मेरे से ज्यादा जानते होंगे डॉक्टर अंबेडकर के पूरे लीगल एस्पेक्ट पे, और पूरे उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्निकल बातें हैं उसको आप बेहतर जानते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन सवाल है डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े कैसे, उनको देखे कैसे। तो जब मैं पढ़ रहा था डॉक्टर अंबेडकर को, मैं पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मैं पढ़ता हूँ जब मुझे वक्त मिलता है। वैसे मेरी पीएचडी एक बैरिस्टर के ऊपर ही है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, द मेकिंग ऑफ ए नेशनल हिस्टोरियन, मेरी थीसिस है। और इस जमाने के बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के बैरिस्टर थे, वो इतिहासकार थे, साहित्यकार थे। तो उनके मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, उनके एस्पेक्ट में मैंने काम किया है। तो डॉक्टर अंबेडकर को इसी तरह से जब मैं पढ़ने की कोशिश किया कि मैं कैसे समझूं उनको, तो मुझे तुलसीदास की एक पूरी वो उक्ति वाणी याद आई। है स्वर्ग नरक और प्रभु और ईश्वर की धारणा में व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को समझने के लिए तुलसीदास की जो वो लाइन, चंद पंक्तियां हैं, वो बेहतरीन है। तुलसीदास कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो अंबेडकर ऐसे वांग्मय है, ये वांग्मय है, ये भी पूरा जितने पन्ने पलटिएगा उतने तरह तरह के उसमें डायमेंशन, मल्टीलिंगुअल, मल्टी डायमेंशनल आपको स्कॉलर, समाज सुधारक, राजनेता, इकोनॉमिस्ट और तमाम तरह के जो आप सोच नहीं सकते, इतिहासकार और सोशियोलॉजिस्ट, सब डायमेंशन उसमें उभर कर आएगा। तो वही बात है कि जो घोर जातिवादी है उसको तो अंबेडकर सिर्फ दलित ही नजर आएंगे, जो अर्थशास्त्री है उसको डॉक्टर अंबेडकर एक अच्छे, क्योंकि ये अकारण नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अमर्त्य सेन ने कहा कि इकोनॉमिक्स में मैं डॉक्टर अंबेडकर को अपना पिता मानता हूँ, मैं फादर मानता हूँ उसको। तो अंबेडकर को आप जैसे देखना चाहेंगे वैसे आपको दिखेगा, ये आपके सोच पर निर्भर करेगा कि आप कैसे देखना चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर। साथियों, संविधान का जो प्रियम्बल है, चार मुझे लगता है कि दो तरह से अंबेडकर को पढ़ा जा सकता है। एक तो रिसर्चर जो इतिहास और जो रिसर्च करते हैं, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, तो वो पढ़ेंगे, आजकल लिखेंगे, देश विदेश में जाके भाषण देंगे और लोगों को, रिसर्च प्रोफेशनल्स को बताएंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए कि आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े और साधारण से साधारण शब्दों में आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकें, उनको बता सकें। तो मुझे लगा कि जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, कई सामाजिक राजनीतिक सभाओं में मैं बात करने जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम कैसे लोगों को समझाएं कि अंबेडकर क्या थे। तो मुझे उस संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बार बार याद आता है कि उसमें श्री गणेशाय नमः नहीं लिखे थे, चाहे कोई धर्म की बात नहीं लिखे थे, वी द पीपल, हम लोग, भारत के लोग। चार वर्ड है जिससे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को समझना काफी होगा, समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। इस चार वर्ड को अगर आप समझ लें तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर अंबेडकर की पूरे फिलॉसफी को समझ पाएंगे, उनकी पूरी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को समझ पाएंगे। जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गौतम बुद्ध से आ रहा है, जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, ऑल्टरनेटिव इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो कबीर में झलक रहा है, जो रविदास में झलक रहा है, जो फूले में झलक रहा है, उसी की लॉजिकल जो आउटकम है, जो एक तार्किक परिणति है, वो डॉक्टर अंबेडकर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथियों, जब संविधान सौंप रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, तो वो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा जो ड्राफ्टिंग, उसके मेंबर्स जो थे 296 मेंबर्स थे, और वो मेंबर्स कोई पॉपुलर वोट से चुनकर नहीं आए, वो राजे महाराजे घराने तमाम तरह के लोग आए थे जो अपने अपने वर्गीय हित के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से चाहते थे कि संविधान बने। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी समटाइम्स
और अपोजिट आइडियाज के बीच में एक डेमोक्रेटिक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को तो ताली के हकदार हैं, एक बार डॉक्टर अंबेडकर के लिए ताली। 25 नवंबर ज्यादा हो जाएगा तो आप बोल देंगे, 25 नवंबर 1949 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण दिया, संविधान सौंपने से पूर्व संध्या। और उस भाषण की चंद पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखूंगा और साथ में जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके 4 शब्द, और आप हमें बताएंगे कि क्या संविधान में उस जो प्रियम्बल है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या उसमें उपाय दिए गए हैं। अगर उपाय दिए गए हैं तो इस बात की भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि 70 सालों में इतनी गरीबी क्यों बढ़ी है, क्यों ऐसा है कि 1% 2% लोगों के हाथ में देश की 57% संपत्ति है। वो सारा डिटेल्स आपको एक बार तलाशना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जो आज की राजनीतिक दशा है और जिस तरीके से हमारा जो हमारा डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक फ्यूडलाइज्ड डेमोक्रेसी है, वो व्यक्तिपरक इंडिविजुअल सेंट्रिक डेमोक्रेसी है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लागू होने से पहले इस बात के लिए आगाह किया था, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था वो मैं वर्बेटम में पढ़ देता हूँ, शायद आपको समझने में आसानी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, महान से महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता अर्पित ना करें, महान से महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता अर्पित ना करें, इतनी शक्ति उसके हाथ में न सौंपने का विश्वास न करें जिससे कि वह अपनी संस्थाओं को ही उलट दे, जो अपनी संस्थाओं को ही उलट दे। ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में न चूके। यस, वी मस्ट बी थैंकफुल टू देम कि जिन्होंने काम किया है, किंतु कृतज्ञता व्यक्त करने की भी एक सीमा होती है कि जो इंडिविजुअल के प्रति जो पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को देख लीजिए कि आपको अगर चुनाव लड़ना है, विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपकी कई बार होता है कि आपके काम पे नहीं हाई फाई लीडरशिप इवॉल्व नहीं कर रहा है, लीडरशिप आपके पार्टी के आला कमान के द्वारा नॉमिनेट होता है, सीधे पैराशूट लीडर्स आजकल बन रहे हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? डॉक्टर अंबेडकर ने पॉलिटिकल इक्वलिटी दी हमें, एक वोट एक व्यक्ति एक वोट, चाहे राजा का भी वोट, चाहे गांव में रहने वाले हमारे चाचा का भी वोट, चाहे स्लम्स में रहने वाले एक मजदूर का भी वोट। राजनीतिक समानता तो हमें मिली। सिद्धांत में ये भी है कि आप एमएलए भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी सब बन सकते हैं सिद्धांत में, लेकिन क्या व्यवहार में ये संभव है? क्या जब तक हम अपने पार्टी के नेताओं के सामने जाकर जी हजूरी ना करें, सलाम न ठोकें, तब तक क्या टिकट ये कह रहे हैं व्यक्ति परक। तो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक तरह से इंडिविजुअल सेंट्रिक और फ्यूडलाइज्ड डेमोक्रेसी के रूप में तब्दील हो गया है। वक्त आ गया है कि आप जैसे साथी हमारे बाहर निकले और ये सवाल एक पॉलिटिकल सिस्टम से जरूर पूछने की जरूरत है कि जो पॉलिटिकल व्यवस्था अपना चंदा डिस्क्लोज नहीं करता है वो कैसे करप्शन से लड़े। जो पॉलिटिकल सिस्टम अपने अंदर आंतरिक जनवाद जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, वो कैसे इस देश में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करता है, ये सवाल पूछने का वक्त आ गया है। लगता है ये जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी भी है। लीडर का अवतार नहीं होता है, लीडर इसी समाज से बनता है। एक और बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही, पूरी भाषण में से कुछ पंक्तियां हमने निकाली हैं जो बड़ा दिलचस्प लगता है कि उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। भक्ति, आजकल भक्ति बहुत प्रचलन में है, जहाँ देखिए भक्ति है, जहाँ देखिए एकदम भक्त लगे हुए हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर और फूले ने जितने कठिन, जितने क्रूर भाषा का प्रयोग किया अपने राइटिंग्स में, मुझे लगता है कि समाज उस समय कुछ ज्यादा लिबरल था कि कम से कम वो स्पेस था जिसमें आप ये बात कह सकते हैं। आज तो कुछ बात लिखने में या पढ़ने में या सोशल मीडिया में बोलने में लोगों को डर लगता है कि पता नहीं कौन रक्षक कल पहुंच जाए दरवाजे में। तो ये आलम हमारे स्वतंत्रता का है, हमारे फ्रीडम का है इस देश में। तो भक्ति में उन्होंने लिखा कि भक्ति जिसे विभूति पूजा कहा जाता है, उसका भारतीय राजनीति में जितना प्रभाव है उतना अन्य किसी देश की राजनीति में नहीं। भक्ति धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, भक्ति धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु
राजनीति में भक्ति अथवा विभूति पूजा, जो पर्सनालिटी कल्ट जिसको हम पूछते हैं, विभूति पूजा निश्चित ही अवनति और अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आप ये सवाल अपने आसपास इंस्टीट्यूशन से पूछिए, संस्थाओं से पूछिए कि जो इंडिविजुअल परख होते जा रहा है वो वाकई, चाहे कोई भी संस्था हो, इवन न्यायपालिका भी इससे पड़े नहीं है, वहाँ भी जिस तरीके से इंक्रोचमेंट और तमाम तरह के, अभी जस्टिस कर्नल का वो जो अभी चल रहा है वो भी एपिसोड आपके सामने है, और तमाम ये संस्था जब संविधानी जो इवॉल्व कर रहा है, जब उनपे भी लोग ऐड करते हैं तो न्याय डेमोक्रेसी में कोई भी संस्था समीक्षा से पड़े नहीं है, इवन न्यायपालिका भी समीक्षा से पड़े नहीं है, उनकी कार्यशैली की भी समीक्षा समाज करेगा। इसलिए ये समझना पड़ा, हर जगह देख रहे हैं कि एक तरह से तानाशाही की प्रवृत्ति इमर्ज कर रही है, और जो हमारे डेमोक्रेटिक स्पेस है, बातचीत करने की हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, जो है, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा रहा है तरीके से, तरह तरह से अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में। आप देखिए, ये आपको विजिबल नजर आपको आएगा। सर अब देखिए, लोग तरह तरह से बात कर रहे हैं कि संविधान की समीक्षा करेंगे, बहुत बड़े बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि संविधान की समीक्षा करेंगे, आप सुनते होंगे दिन प्रतिदिन। आखिर ये बताइए कि संविधान समीक्षा से डरता कौन है? कि जो लोग कह रहे हैं संविधान समीक्षा करेंगे, उनकी जो मंशा है वो हम समझ रहे हैं। उनकी मंशा ये है कि उनका पर्पस था, जो 90 बरस पहले जिस ध्येय से वो बने थे वही लागू कराना चाहते हैं। उसका मतलब है हिंदू राष्ट्र बनाना। इस वजह से वो संविधान समीक्षा की बात कर रहे हैं कि संविधान समीक्षा से डरता कोई नहीं है। समीक्षा तो इस बात की होनी चाहिए कि आपके 4 जो शब्द हैं वो अभी तक आपने प्राप्त क्यों नहीं किए 70 साल होने के बाद। डॉक्टर अम्बेडकर ने आगाह किया था इस बात के लिए 1949 में, और मैं वर्बेटम कोट आपके सामने रख रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको क्रियान्वित करने वाले खराब लोग हों तो वो संविधान खराब ही होगा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसको क्रियान्वित करने वाले लोग अगर खराब होंगे तो वो संविधान खराब ही होगा। उसी तरह से संविधान चाहे जितना बुरा, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तब वो संविधान अच्छा होगा। एक संविधान अच्छी तरह से काम करेगा या सिर्फ उनके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, संविधान पर निर्भर नहीं करता। संविधान को लागू करने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर आप संविधान को अगर मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो एक किताब की तरह एक बंडल ही है ना, कागज का एक दस्तावेज। लेकिन जब मानेंगे तो उसको कौन लोग लागू कर रहे हैं, किसके हाथों में सत्ता है उनको लागू करने की जिम्मेदारी है। उससे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 70 बरस हो गए आज़ादी के, और आज भी हम लोग जो है जंतर मंतर पे देख लीजिए किसान क्या कर रहे हैं, जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं, एक सवाल तो बनता ही है कम से कम। और जो हालत है, हम आंकड़ा अभी 2015 का आंकड़ा अभी पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वेबसाइट से हमने कुछ मटेरियल निकाले हैं, वो मटेरियल मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं पॉलिटिकल सिस्टम का क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं, किसी पार्टी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल से सब, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ 70 ईयर्स, 70 साल, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर एक बात और कहते हैं जो आपको इस 70 साल 126वीं जयंती मनाने के समय हमको याद रखना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, उसी भाषण का कोट है ये, कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग विसंगति से भरे हुए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से अपने पास समता होगी, समानता होगी, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता रहेगी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में इनइक्वालिटी रहेगी। ऐसी विसंगति भरा जीवन हम लोग कब तक जिएंगे, क्वेश्चन मार्क। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम कब तक समता को नकारेंगे, क्वेश्चन मार्क। यदि दीर्घ काल तक हम उसे नकारते रहें तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल लेंगे। इस विसंगति को यथाशीघ्र दूर करना चाहिए। विषमता के शिकार लोग, अन्यथा विषमता के शिकार लोग
उसमें सुरंग बना देंगे, धमाके से उड़ा देंगे इस व्यवस्था को। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। इस आप ये जो पूरा हम वी आर एंटरिंग इनटू एज ऑफ पैराडॉक्स। पॉलिटिकल इक्वलिटी है लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, और इसको आप जल्दी से जल्दी नहीं खत्म करेंगे तो देश की जनता इससे विषमता से ग्रसित लोग इसको धमाके से इस व्यवस्था को उड़ा देंगे। ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या वो विषमता है या खत्म हुई या कितना कम हुई, ये बात समझने की जरूरत है। एक कोट में और डॉक्टर अम्बेडकर का आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि वो जाति और राष्ट्र को लेकर है, कि लोग जाति की बात को और महिला के प्रश्न को, जेंडर क्वेश्चन और कास्ट क्वेश्चन को हर समय लोग ढकते पोतते रहे हैं। अच्छा, इस पे बात नहीं करना चाहिए, वी आर मॉडर्न मैन, बहुत एकदम बढ़िया कपड़ा पहन कर रेवन और लग्जरी गाड़ी में घूमते रहते हैं और तमाम नहीं ये सब तो हम लोग जाति खत्म हो रही। कहाँ दिख रहा है? कहीं कोर्ट में कहीं दिख रहा है? न्यायालय में दिख रहा है? कहीं नहीं। साथियों, इसको देखने के लिए नजर की जरूरत नहीं है, इसको देखने के लिए नजरिए की जरूरत है। और जिस दिन आप अपना नजरिया स्पष्ट करेंगे, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको सब कुछ दिखेगा। इसलिए ये नजर नहीं, नजरिए का सवाल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा उस भाषण में कि हजारों विभाजित जनता एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? हजारों जातियों में विभाजित जनता एक राष्ट्र कैसे हो सकती है? सामाजिक व मानव शास्त्रीय अर्थ में हम एक राष्ट्र नहीं, हम एक राष्ट्र नहीं। यह जीवन जल्दी हमारे ध्यान में यह जितनी जल्दी हमारे ध्यान में आ जाएगा, हमारे लिए उतना ही हितकर होगा। जातियां सामाजिक जीवन में परस्पर द्वेष और बिलगाव उत्पन्न करती हैं, बिलगाव पैदा करती हैं। इसलिए जाति राष्ट्र विरोधी है। लेकिन हमें एक राष्ट्र बनना हो तो इन सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जब एक राष्ट्र होगा तभी बंधुता अस्तित्व में आ सकती है। बंधुता के बिना समता स्वतंत्रता केवल ऊपरी दिखावा होगी कि जब तक वो बंधुता नहीं आएगी, वो भाईचारा नहीं आएगा, तब तक आप राष्ट्र नहीं बनेंगे। 70 साल हो गए, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं कल एक कॉलेज में बोल रहा था इन्हीं विषयों पे। मैंने कहा कि आप राष्ट्र और राष्ट्रवाद, देश प्रेम बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। आज तक इतिहास के सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है, ना बीए में ना एमए में। तो हमारे राष्ट्र का पार्ट नहीं है क्या? ये सवाल तो बनता है, क्यों राष्ट्र का पार्ट नहीं है क्या? राष्ट्र क्या सिर्फ एक मानचित्र है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, एक झंडा है, कि राष्ट्र लोग से बनते हैं, लोगों से बनते हैं। जिस राष्ट्र में जितने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे, जितने ज्यादा लोग विकसित होंगे, वो राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है चाइना और जापान। या आपसे बाद में चाइना आजाद हुआ, लेकिन आपसे ज्यादा पावरफुल है, और आज आप तक यूएनओ में अपने स्थान भी पक्की नहीं कर पाए, मेंबरशिप भी नहीं है। इस सवाल पूछना आपने साथियों, तो आप ये सवाल पूछिए कि जिस कास्ट सिस्टम की बात कर रहे थे अम्बेडकर कि ये राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है, तो क्या वो जातियां खत्म हुई हैं, दूर हुई हैं? लोग कहते हैं, मैं एक जगह प्रोग्राम में था, कि आप दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको वहां जातियां दिख जाएंगी, और क्या कास्ट वायलेंस है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है, और क्या तमाम चीज आपको दिख जाएंगी। मेरी बोलने की बारी आई, मैं गांव में पला बढ़ा हूँ, गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, संयोग से दिल्ली आ गया और यहाँ पढ़ा लोग तो साहब लोग के साथ थोड़ा सा अंग्रेजी भी सीख गया, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना भी सीख गया। तो मेरा एक गांव से लेके और दिल्ली जैसे शहर तक एक लंबा अनुभव है, और उस अनुभव में मेरे एकेडमिक्स और एक्टिविज्म दोनों का ब्लेंड भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि जातियां न गांव में रहती हैं न शहर में रहती हैं, वो कहाँ रहती है? वो आपके दिमाग में रहती है, वो आपके दिमाग आपकी सोच में रहती है जातियां। तो क्या कारण है कि जो लोग अमेरिका में जाते हैं, नासा में नौकरी कर रहे हैं, नासा में शादी करना हो तो पूरा गोत्र इतनी लंबी चाहिए, इतना पूरा सिस्टम निकाल के मैट्रिमोनियल में भेजते हैं कि अमेरिका में नासा में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपको लड़की चाहिए गोत्र देखकर ही, जाति देखकर ही। तो जाति ये इंटरनेशनल फिल्म है, ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ है जो घृणा और नफरत पे आधारित है, और जाने अनजाने गाहे बेगाहे पूरी व्यवस्था हम लोग उसके पार्टी हैं कि अपने बच्चों को पैदा होने के साथ ही वो जातीय नफरत सिखलाते हैं। उसके साथ मत बैठना, यहाँ मत जाना, देखो रिजर्वेशन की वजह से उसका तुम्हारा हक मारा जा रहा है। ये तमाम आप 4 साल के 3 साल के बच्चों को आप नफरत सिखलाते हैं। अमूमन मैं जनरली कह रहा हूँ कि जनरली ऐसे सोच वाले लोग हैं।
तो एक बात बताइए कि जातियां खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस जातियां, जो छोटी जातियां, जो कमजोर जातियां, जो भूमिहीन जातियां, जो मजदूर जातियां थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि जो शासन राज सत्ता में और पूरे धर्म पे और समाज पे और पूरे जितने मठ हैं उस पे या सत्ता पे जो काबिज थे, उनकी जिम्मेदारी। जाहिर है कि बड़े लोगों की जिम्मेदारी थी कि जैसे मान लीजिए कि मैं यदि कहूं कि मैं ओबामा को जानता हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि ओबामा मुझे जानता है कि नहीं जानता है। उसी तरीके से जिन लोगों ने जिन लोगों जो सत्ता में रहे हैं, लगातार जो संसाधन पे काबिज रहे हैं, उन लोगों ने जातीय व्यवस्था को बना कर रखा और वही लोग इस राष्ट्र के निर्माण में, वही लोग वो राष्ट्र, अगर अम्बेडकर की इस बात को माने तो वो लोग राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही सब लोग। आप जजेस हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मंत्री हो, वो सब शादी करेंगे। कितने लोग हैं अपने बच्चे और बच्चियों को एक मैट्रिमोनियल की आजादी देते हैं, कहते हैं कि नहीं आप एडल्ट हो गए, आप बैरिस्टर बन गए, आप प्रोफेसर बन गए, चलिए आप अपनी इच्छा से किसी को चुन लीजिए। कितने लोग हैं? ये सवाल हम जैसे लोगों को, समाज के सम्राट लोगों को इस सवाल से पूछना पड़ेगा कि जातियां कौन बरकरार रखा हुआ है, किसको इससे लाभ हो रहा है, ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। भाई जातियां तो हमने बनाई नहीं, लेकिन अभी भी जिंदा है, चल रहा है, दस्तूर जारी है। आप इंटरनेट खोलिए तो उसमें फलना.com लोग कहते थे कि साइंस के डेवलपमेंट से जातियां खत्म हो जाएगी, और वो उल्टा रीइंफोर्स हो रहा है और बहुत मजबूती से जातीय जो पहचान है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है। ये जाति व्यवस्था का जन्म जो है वो सिर्फ एक बेसिस पे हुआ था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इट्स रिसोर्सेस, कि असमान वितरण, कि भाई इनको पढ़ना नहीं है, इनको जमीन नहीं होना चाहिए, इनके लिए कपड़े नहीं होना चाहिए, इनके लिए खाने के बर्तन नहीं होने चाहिए, इनके लिए गहने नहीं होने चाहिए। तो जब ये असमान रूप से जब इसका जो जन्म हुआ था असमानता के आधार पे, तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां संसाधन और शक्ति के ज्यादा स्रोत हैं, वहां वहां जातिवाद अपना खुला और निशंस खेल रहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है बड़े बड़े शहर, ये विश्वविद्यालय, ये दिल्ली और मुंबई जैसे शहर। यहाँ पे आप जाकर देखिए तो बड़ा ही मीठी छुरी काटता है, बड़ा ही तरीके से काट लेता है, बोलेगा कुछ नहीं है, काट लेगा सब कुछ। तो यहाँ जहाँ पे चूंकि शक्ति और संसाधन केंद्र यहाँ पे है, दिल्ली जैसे शहरों में जातिवाद का जो है नंगा नाच दिल्ली में होता है, जो आपको दिखेगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा उसमें, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, जिस भी संस्था की बात करेंगे वो आपको दिखेगा। साथियों, आप तो सब न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व न्यायाधीश साहब भी बैठे हुए हैं, कई हमारे बड़े जजेस भी होंगे हमारे साथ यहाँ पे, और हमारे एडवोकेट्स हैं। साथियों, न्यायालय भी कहता है कि आस्था के प्रश्न पे हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। शायद अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि आपके आस्था का प्रश्न ये, इस पे छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे ज्यादा, या बैठ के जो है आप बात कर लीजिए। तो जाति व्यवस्था का जन्म ही आस्था से जुड़ा हुआ है, साइंटिफिक नहीं। ये साइंटिफिक नहीं है, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण है और पांव से शूद्र है और जंघा से जो है, खाई से जो है वैश्य है और बाजू से है क्षत्रिय है। तो ये साइंटिफिकली कोई प्रूव कर सकता है कि मुंह से कैसे आदमी पैदा होगा, हाथ से कैसे? साइंटिफिक नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। इसलिए मेरा एकदम कन्विक्शन है कि जो जातीय मुक्ति का जो प्रश्न है, जो अस्मिता का प्रश्न है, जो स्वाभिमान का प्रश्न है, इसका न्यायालय में न्याय नहीं मिलने वाला हमको। न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आस्था का प्रश्न है। तो आप तो आसानी से अधिकार और सम्मान और किसी को देंगे नहीं, तो कैसे मिलेगा? जो लोग सदियों से संसाधन पे एकाधिकार जमाए बैठे हैं, कहते हैं हम छोड़ेंगे ही नहीं, भले संविधान है, शपथ लेंगे संविधान का, लेकिन काम करेंगे अपने परंपरागत सोच से ही काम करेंगे, वो ट्रेडिशन से ही काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे अधिकार देंगे नहीं। तो ये लीगल क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा और सीधा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जिस दिन इस देश की वंचित जमात जाग जाएगी और बोलेगी कि सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं, आरक्षण तो एक छोटा सा पहलू है। आरक्षण तो वैसे ही है जैसे दिल में सुराख हो और ऊपर से बैंडेड आप चिपका रहे हैं कि दिल में उसका सुराख है, बैंडेड चिपका दिया। ये आरक्षण कोई डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण नहीं मांगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मुझे पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, और आप लोगों को पढ़ाया जाता है साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन को गो बैक। अरे क्या था, पहले उसको देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र में भी, अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आप अपना आरक्षण वापस ले लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर का पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो लाए थे वो हमें दे दीजिए, और देखिए कैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है। लेकिन नहीं,
गांधी जी आमरण अनशन किए और उसकी परिणति जो पूना पैक्ट में हुई आप सब जानते हैं। कि सवाल आरक्षण का नहीं था, ये बाद में आपने आरक्षण उसमें सेफ्टी बॉल की तरह उसमें ऐड कर दिया कि आरक्षण से कितने लोगों की यहाँ पे भलाई होगी, 1%, 2%, 4%। तो बाकी लोग जो ऊना में दलितों के जो पीठ पे जो डंडे पड़ते हैं, या गांव में जो दलित महिलाओं के जो रेप बलात्कार होते हैं, वहां आरक्षण और प्रमोशन का मसला रहता है क्या? नहीं रहता है ना। वो यहाँ है, आपकी नफरत घृणा आपके दिमाग में। तो इसलिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये जुडिशियरी के वश की बात नहीं है कि इसको रिजॉल्व कर लेना। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन अब हल कैसे होगा? जिस दिन इस देश की बनीची जमात दिल्ली में आ गई और अपनी संख्या दिखा दी, 1 करोड़ आदमी आ जाओ दिल्ली पूरा, चलो जाम पैक कर दिया भाई, संसद में कानून बनाओ, लागू करो। कानून तो सब बना हुआ है, लेकिन कानून लागू कहाँ होता है? न्यायालय में जब हम जाते हैं तो हमको तारीख पर तारीख मिलता रहता है। न्यायालय गरीब आदमी क्या न्याय पा सकता है इस देश में? नहीं पा सकता है। यह हम लोग सब जानते हैं, व्यक्तिगत अनुभव भी है और वैसे भी कि ये समझना पड़ेगा कि जो राज सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो दिल से नहीं चाहते हैं कि समाज और देश का विकास हो। ये सिर्फ एक सेगमेंट का एक जो ग्रुप है उसी का विकास करना चाहते हैं साथ। नहीं तो क्या ऐसी बात है कि अब जातीय जनगणना आपने कराया 15 में, आप रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं। आप भाई बताइए कि जो लाखों जो भूमिहीन परिवार है कौन लोग हैं, जो लाखों ऐसे परिवार हैं जो भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, जो 17 पॉइंट समथिंग करोड़ जो गांव में रहते हैं उसमें जो भूमिहीन लोग हैं वो कौन लोग हैं, जिसके पास जो देश का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कौन लोग हैं? आप बताइए ना, क्यों डर रहे हैं आप पब्लिश करने में? तो इसका सीधा साधा प्रश्न साथियों कि जो रूलिंग एलीट है उसकी मंशा नहीं है। उसकी मंशा तो यही है कि भाई आप यहाँ से पैसा हेरा फेरी कर लो, भाग जाओ इंग्लैंड या भाग जाओ अमेरिका, वहां बैठ के आराम से अपना ऐश गांव में ऐश करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं, आओ तो तुरंत बेल दे देंगे। आपके सामने हो रहा, मैं नहीं कह रहा, आपके सामने की बात है। तो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, और जब तक देश की जनता नहीं जाएगी, आप विश्व शक्ति बनने का तो ख्वाब छोड़ ही दीजिए। आप अभी यूएनओ में अपनी जगह पक्की कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। आप जब तक ये 40% बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं इसको आप इंपावर नहीं करेंगे, इसके लिए रोजगार नहीं मुहैया कराएंगे, तब तक आप विश्व शक्ति नहीं बन सकते। आप करें समान शिक्षा, विश्वविद्यालय को आप औने पौने दाम में बेच रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम सब पढ़े, ज्यादातर लोग यहाँ से पढ़े होंगे, 200-400 रुपए फीस देकर हमने पढ़ाई की है वहां पे। अब उसको बर्बाद करने की साजिश हो गई। जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सबको साजिश हो रही, आधा फैकल्टी वहां पे अभी एडहॉक पढ़ा रहा है। आप साथियों ये बताइए कि पहले गरीब आदमी का बच्चा भी 500 रुपया देकर फीस वो पढ़ लेता था, क्या वो शिव नाडार में और अशोका यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? कितने लोग हैं जो 5 लाख यहाँ पे फीस देंगे पढ़ने के लिए? तो आप समझिए सरकार, यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पैसे वाले लोगों के साथ साठगांठ कर लिया है कि बेच दो एजुकेशन को। तो जब शिक्षा ही नहीं, जब स्वास्थ्य ही नहीं, तो हम कैसे विश्व शक्ति बनेंगे? साथियों मैंने ज्यादा वक्त लिया है, मैं आखिरी एक लाइन कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर की पूरी राइटिंग्स अगर आप पढ़ें तो एक उन्होंने एक जगह लिखा है, वॉल्यूम 10 में मैंने पढ़ा है, हिंदी वाले में, अंग्रेजी वाले में नहीं, कि लिखते हैं कि किसी अस्पृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं, कि लिखते हैं किसी हिंदू से पूछो कि अगर एक अस्पृश्य अच्छा कपड़ा पहनता है तो तुमको क्या दिक्कत है? वो अच्छे घर में रहता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो अच्छा खाना खाता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उसका सुधार हो रहा है जीवन में, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो अंबेडकर लिखते हैं कि वो आदमी बोलेगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। तो जिस धर्म में असमानता को वैधानिकता दी गई हो, लेजिटिमेसी दी गई हो, उस धर्म में कैसे इतने लोगों की, महिलाओं की मुक्ति कैसे संभव? अभी साहब कह रहे थे कि जो महिला के क्वेश्चन पर डॉक्टर अंबेडकर यस रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट, बोले कि अगर ये महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है और महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता तो मुझे इस कैबिनेट में रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज ये बताइए कि कितने कोट अनकोट अपर कास्ट सवर्ण महिला है जो अंबेडकर को लगता है कि अंबेडकर हमारे मुक्तिदाता थे? नहीं ना, बिकॉज आप जातीय खांचे में आप उनको देखने की आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको हैबिट दी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भाई, जो लास्ट लाइन में कोट करना चाहता हूं आपके सामने, कि he said, he wrote, nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect। यह है मूल मंत्र डॉक्टर अंबेडकर के फिलॉसफी। उस की बात उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं की, ट्राइबल के लिए नहीं, तो आपके लिए भी की।